नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की सीरीज़ पॉलिटेक्निक के लिए, यानी कि उन लोगों के लिए जो डिप्लोमा में है, जीटीयू में है, एमएसयू में है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं। ये जो है वो सीरीज़ सभी के लिए काम की है। इसमें हम शुरुआत करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के टॉपिक से। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ से क्यों शुरुआत करेंगे उसका भी रीज़न है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो ऐसा है जो कि आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं। 10वीं से ये टॉपिक आपको समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, और इसीलिए आपके लिए थोड़ा बहुत आसान है, थोड़ा बहुत नॉन टॉपिक है। ठीक है, इसलिए हम आपको सबसे पहले 10वीं का रिवीजन करवाते हैं और रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और ऊपर के लेवल पर जाएंगे। धीरे धीरे इस टॉपिक को जो है वो समझेंगे। तो आइए समझते हैं ये टॉपिक क्या है। इसमें ये लेक्चर बेसिक्स का होगा और दूसरे लेक्चर में हम जो है वो इसके आगे जो है बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो दोस्तों, पहला सवाल जो मुझे स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं वो ये है कि मैथमेटिक्स की ज़रूरत क्या है, या फिर मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक की इंजीनियरिंग में क्या ज़रूरत है। अब वैसे देखा जाए तो मैथमेटिक्स की ज़रूरत हर जगह पे पड़ती है, और उसको जो है जैसे जैसे हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के यूजेस की। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो पहले के ज़माने से लेकर आज के ज़माने में बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। बात करते हैं पुराने ज़माने की, तो पुराने ज़माने में पहले लोगों के पास घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। ठीक है, ना तो इस तरह की रेत घड़ियाँ थी और ना ही इस तरह की एनालॉग वॉचेस थी। तो उस ज़माने में जब ऐसा कुछ भी नहीं था, तब क्या था, आप वक्त जो है वो कैसे देखते थे, या फिर वक्त का अंदाज़ा जो है वो लोग कैसे लगाते थे। तो एक उसका जवाब आप दे सकते हो, वो है परछाइयों के ज़रिए, बाय यूजिंग शेडोज़। कैसे? तो उसका अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, तो यहाँ पे एक छोटी सी फिगर है, देख सकते हो आप। फिगर में इस तरह से दिखाया गया है कि एक तरफ सूरज है, एक तरफ एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर सूरज की रोशनी जो है वो गिर रही है। अब इससे क्या होगा कि उससे उस ऑब्जेक्ट का शेडो जो है वो गिरेगा कुछ इस तरह से, और वो शेडो जो है वो ऑब्वियसली छोटा होगा उस ऑब्जेक्ट से, क्योंकि सूरज जो है वो थोड़े से इंक्लाइन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेडो इस तरह से गिर रहा है जो ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा है। और इस वक्त अगर आप ऑब्जेक्ट और ये जो शेडो है, इन दोनों के टॉप पॉइंट्स को अगर मिला देंगे, यहाँ पे ये पॉइंट और यहाँ पे जो भी पॉइंट है उनको अगर आप मिला दोगे, तो इस तरह से कुछ लाइन जो है बनेगी। और ये जो लाइन बनी है उससे जो ऑब्जेक्ट बना है उसको ध्यान से अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको एक फिगर मिल जाती है। और ये फिगर क्या है? दिस फिगर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, क्यों राइट एंगल है? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट था वो ऑलरेडी ज़मीन को 90 एंगल पे था, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 है। ये है आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे है उसका शेडो, और यहाँ पे है उसका उन दोनों का जॉइनिंग, विच इज़ नॉन एज हाइपोटेनस। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलता है। और जैसे जैसे सूरज ढलता है, मतलब कि पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, वैसे वैसे आपको इस तरह से कुछ शेडो जो है वो बन मिलेगा, मतलब कि शेडो की लेंथ जो है वो बढ़ गई है। अब देख सकते हो, पहले यहाँ पे था, पीछे, अब आगे। ठीक है, तो इस तरह से लेंथ बढ़ गई है, तो शेडो की लेंथ, द एंगल इज राइट एंगल, again the angle is right angle, and you are again getting the right angle, that means आपको एक और राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। तो दोनों को कंपैरिजन करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि सूरज जो है वो कहाँ पे है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट फिक्स है, जो बढ़ रहा है वो है शेडो की लंबाई। क्लियर है? तो ये जो चीज़ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसके लिए जो फॉर्मूलाज चाहिए उनको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ठीक है, और वो भी हम आगे देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में। और अब लेते हैं एक और एग्जाम्पल। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो है पुराने ज़माने की घड़ियाँ। ये जो है वो कुछ शेडो के फॉर्म में जो है वो घड़ियाँ इस्तेमाल होती थी। और
तो अब आते हैं पुराने ज़माने से नए ज़माने पे, मॉडर्न ज़माने पे, मॉडर्न मार्वल के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सरदार पटेल की प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब आप मान लो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से कुछ दूर जो है आप खड़े हैं और साथ ही में मान लो कि आपको उसकी ऊंचाई का अंदाज़ा नहीं है, हालांकि पूरी दुनिया को है, लेकिन मान लीजिए कि आपको नहीं पता है, आपको वो हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे? आपकी जो आईसाइट है, जो जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल के सिर के पास, उसको आप मेज़र कीजिए, ठीक है। बाद में आपको यहाँ का डिस्टेंस आपसे लेकर के सरदार पटेल जी के चरण जहाँ पे है वहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो आप मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और ये इंक्लाइन जो एंगल पड़ता है वो भी आप मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल। अगर उनकी हाइट को सीधा लेकर अगर सीधा मान के चलें तो यहाँ पे बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर इनको नाम दे दे तो ये है ए, मान लो ये बी और मान लो ये है सी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो हाइट है वो कितनी होगी, ठीक है। और इसके लिए एक अलग सा टॉपिक है जिसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया या फिर एंगल हो गया, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको बेसिक्स तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो बेसिक्स पे आते हैं, बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री की। ट्रिगोनोमेट्री यानी क्या है? जैसा कि आपको पता है 3 वर्ड से बना हुआ एक शब्द है ट्राई, TRI। एक तो है ट्राई, ठीक है, दूसरा है गॉन और तीसरा है मेट्रॉन। हालांकि ये कहीं पे पूछते नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है वो ग्रीक शब्द है। और ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है एंगल, क्या होता है? एंगल। और मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजर करना, मेजर करना, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, आप उसके एंगल को मेजर कर रहे हो या फिर एंगल का यूज करके साइड को भी मेजर कर रहे हो, तो उसको ट्रिगोनोमेट्री जो है वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। उससे ये इंग्लिश वर्ड आया है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। हिंदी में उसको त्रिकोणमिति भी बोलते हैं, ठीक है। त्रिकोण को मेजर करना, मिति यानी कि मेजर करना, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ इस तरह से हमारे पास अगर ट्राइंगल होगा, हमारे पास इन जनरल देखा जाए तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ज़्यादातर ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल के लिए ही इसका इस्तेमाल हो, दूसरे ट्राइंगल के ऊपर भी आप इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हो। वो थोड़ा एडवांस लेवल है, धीरे धीरे हम सभी के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारा साइंस है वो बहुत ही पुराने ज़माने से आता है, ठीक है। ये जो साइंस है उसके प्रणेता अगर इंडिया में देखें तो वो थे आर्यभट्ट, ठीक है, जिन्होंने ये साइंस बनाया था और उन्होंने इससे ग्रहों की गति जो है वो उसका अंदाज़ा लगाया था, सूर्य की गति का अंदाज़ा लगाया था और इससे बहुत ही उम्दा साइंस जो है हमको दिया था। तो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास आता है एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब सारी जो भी बातें करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही करेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में कितनी चीज़ें होती है? 3 साइड्स होती है। आप सभी को पता है हर एक ट्राइंगल में क्या होता है? 3 साइड्स होती है। यहाँ पे है ट्राइंगल ABC, जिसमें आप देख सकते हो कि ये जो AB साइड है वो BC को क्या है? परपेंडिकुलर है। दैट्स वाई एंगल B इज कॉल्ड राइट एंगल, ठीक है, 90 एंगल, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि जो भी राइट एंगल के सामने होता है उसको क्या बोलते हैं आप? हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये है हाइपोटेनस। और साथ ही में ये जो है उसके अलावा की जो दो आपके पास साइड्स बचती है वो दोनों साइड्स का इस्तेमाल आप पाइथागोरस में भी करते हो, ये आपको पता होगा, ठीक है। पाइथागोरस का जो थियरम है उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। और आपके पास यहाँ पे अगर आप एक कोई भी एंगल ले रहे हो, मान लो कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सी को सपोज, और सी के पास मान लो कि बन रहा है थीटा एंगल, ठीक है। तो थीटा एंगल अगर सी के पास मैं बना रहा हूँ तो थीटा की सामने की ओर जो साइड पड़ती है उसको बोलते हैं थीटा की ऑपोजिट साइड, उसको बोलते हैं थीटा की ऑपोजिट साइड, ठीक है। और जो साइड थीटा के साथ होती है वो होती है उसकी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो दो हमारे पास साइड होती है, एक होती है ऑपोजिट साइड, दूसरी होती है एडजेसेंट साइड, ठीक है।
तो इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर जो है हमारी ट्रिगोनोमेट्री घूमती रहती है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एंगल की कौन सी एडजेसेंट साइड है, कौन सी ऑपोजिट साइड है। ठीक है, अगर इसी का यहाँ पे मैंने सी लिया है ना, अगर सी के जगह पे मैं ए को लेता, सी की जगह पे अगर मैं ए को लेता, यहाँ पे थीटा लेता, तो उसकी ऑपोजिट होती ये, दिस इज ऑपोजिट, और एडजेसेंट क्या होती, ए बी होती। ठीक है, एडजेसेंट ये होती। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि कभी भी हम एडजेसेंट में हाइपोटेनस को नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको तो नाम पहले ही दे चुके हो ना, हाइपोटेनस। ठीक है, तो वो एडजेसेंट या ऑपोजिट में नहीं आएगा। क्लियर है? चलो, इतना अगर आपका क्लियर हो गया है कि सी जब एंगल के फॉर्म में होता है तब उसकी एडजेसेंट हाइपोटेनस क्या होती है, ए जब एंगल के फॉर्म में होता है तब उसकी एडजेसेंट और उसकी ऑपोजिट क्या होती है, तब आपको आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। वैसे भी आप ये सब कुछ थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, लेकिन अगर जो लोग नहीं जानते उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं कुछ फॉर्मूलाज की ओर, जो कि है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी उसको बोलते हैं। मान लो कि यहाँ पे सी के पास जो है वो एंगल बन रहा है थीटा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये है हाइपोटेनस। ठीक है, ऐसी, और ये जो ए बी है वो क्या है, थीटा के लिए अपोजिट साइड है, और थीटा के लिए ये जो बी सी है वो एडजेसेंट साइड है। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूलेज में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। ठीक है, साइन थीटा, या फिर आप उसको साइन सी भी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि वो सी एंगल है, थीटा इज नथिंग बट द एंगल सी। सो साइन थीटा विल बी व्हाट, जैसा कि आपको पता है, इट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ऑपोजिट क्या है आपके पास, ऑपोजिट साइड इज ए बी, राइट, एंड हाइपोटेनस इज व्हाट, इट इज ए सी। तो इस तरह से साइन सी की वैल्यू मिली। अगर यही थीटा एंगल ए के पास होगा, ए के पास होता, जिसको मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एक्स एंगल मान लो। ठीक है, एक्स एंगल कह रहा हूँ ताकि आपको अलग से पता चले। तो साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स क्या होगा, ये होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस अगेन। तो एक्स का ऑपोजिट है सामने बी सी, और हाइपोटेनस तो वही रहेगा ना हमेशा ट्राइंगल में, वन ए सी। तो देख सकते हो दोनों के दोनों केस में आपको फॉर्मूलेज अलग अलग मिले हैं। इसको याद नहीं रखना है, याद तो आपको इतना ही रखना है कि साइन मतलब कि ऑपोजिट मतलब अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और मैं आपको एक सलाह फ्री में देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी सारे ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलेज आते हैं उनमें सिर्फ साइन को याद रखो। एक साइन को याद रखोगे ना, सब कुछ काम आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और अगर तुम सब कुछ मिक्सअप करके याद रखने जाओगे तो बड़ा पछताओगे। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जब भी आप मिक्सअप करते हो ना, तब वो सारी चीज़ें मैशअप हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है कि साइन में क्या था, कॉस में क्या था। उससे बेटर है कि ओनली रिमेंबर साइन। ठीक है, और अगर ये सलाह मेरी आपको काम आती है ना, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको काम आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया साइन का फॉर्मूला, उसी के हिसाब से कोस का आता है। किस तरह से होता है, तो देखो कोस के केस में आपको यहीं पे अगेन थीटा ले लेना है। ओके, और अगर आप कोस थीटा लगा रहे हो, यानी कि कोस सी ले रहे हो, तो क्या होगा, कोस सी होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। साइन के केस में क्या था, साइन के केस में था ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो कोस में उसे उल्टा लेना है, क्या लेना है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो एडजेसेंट थीटा का ये होगा बी सी, और हाइपोटेनस तो यहाँ पे है ही। ठीक है, एच वाई पी। चलिए तो अब जो है वो इसको लिख देते हैं। सो कोस थीटा विल बी इक्वल्स टू, एडजेसेंट क्या होगा, बी सी, एंड हाइपोटेनस इज ए सी। सही है, ठीक है, इस तरह से जो है वो आपका फॉर्मूला जो है वो बनता है, कोस थीटा इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। क्लियर। और इसी तरह से जब भी हम ए को कंसीडर करेंगे, यहाँ पे एक्स एंगल बन रहा है मान लो, तो cos x इज इक्वल्स टू cos a। तो ए के केस में उसका एडजेसेंट क्या होगा, ए के केस में उसका एडजेसेंट इस तरह से आप दे पाओगे, ये जो ए बी है वो है उसका एडजेसेंट। ठीक है, ए बी जो है वो है एडजेसेंट। क्लियर है, तो अब ये आएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनस विच इज ए सी। ठीक है, सो इट मस्ट नॉट बी कन्फ्यूजिव एनी मोर। ठीक है, अब ये जो है वो ज़्यादा आपको कन्फ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि
आपको सिर्फ वही देखना है कि मेरा जो एंगल जहाँ पे बन रहा है उसके पास वाली कौन सी साइड है। पास वाली साइड को एडजेसेंट बोल दिया, सामने वाली साइड को क्या बोल दिया, अपोजिट बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे के रेशियो में अब आपको समझ में जल्दी से आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि आगे आएगा टेन थीटा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे थीटा ले लिया, थीटा के सामने है ए बी मतलब कि ऑपोजिट, थीटा के पास है यहाँ पे मतलब कि एडजेसेंट बी सी, और ये है आपका हाइपोटेनस। ठीक है, क्या करोगे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको लेना होगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, जिसको हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी बोलते हैं। ये चीज समझने वाली है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा या फिर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट दोनों ही सेम होता है। ठीक है, तो अगर हम ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट करेंगे तो ऑपोजिट होता है ए बी और एडजेसेंट होता है बी सी। तो ये हो गया टेन थीटा, जब थीटा जो है वो सी के पास है। ओके, और अब अगर ए वाले एंगल की बात करेंगे, मान लो कि ए के पास बन रहा है एंगल एक्स, तो क्या करोगे, तो टेन एक्स और टेन ए जो भी कह दो, दोनों एक ही है। तो अगेन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो एक्स का ऑपोजिट यहाँ पे आएगा और उसका एडजेसेंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये ऑपोजिट आएगा जो बी सी है वो, और ये बन जाएगा एडजेसेंट, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो टेन एक्स हो जाएगा क्या, बी सी और अपॉन ए बी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको बनना है, बस जो भी एंगल है उसका एडजेसेंट और उसका ऑपोजिट आपको पता होना चाहिए। चलो, ये तीन मिल गया ना, बाकी तो बहुत ही आसान। ठीक है, ये तीन मिल गए, कौन से मिल गए, साइन कोस टेन, बाकी तो बहुत ही आसान है। क्या करना है, बाकी आगे क्या है हमारे पास, कोट। ठीक है, अब मैं सिर्फ थीटा को यहीं पे बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो कोट थीटा, कोट थीटा इज 1/10 थीटा, ये भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो उसको क्या, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये भी बोल सकते हो। चलो, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अगेन, ये है एडजेसेंट, सामने वाली जो है वो है ऑपोजिट, और क्योंकि ये 1/10 थीटा है तो इसका फॉर्मूला इस तरह से आएगा, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। ओके, व्हाट इज एडजेसेंट टू थीटा, एडजेसेंट टू थीटा इज बी सी एंड ऑपोजिट टू थीटा इज ए बी। सिंपल है कि नहीं। ओके, तो अब तुम देखोगे तो ये 10 को एकदम 10 से एकदम उल्टा आया है। 10 कुछ इस तरह से था, ए बी अपॉन बी सी, टेन थीटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और कोट थीटा क्या आया, बी सी अपॉन ए बी। ओके, सो इस तरह से ये जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। तो मतलब कि तुमने 10 फाइंड किया है तो कोट फाइंड करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, रिवर्स कर दो, यानी कि उसको इन्वर्स कर दो तो तुम्हारा काम जो है वो हो जाएगा। ओके, इसी तरह से आगे आते हैं तो वो तुम्हारे पास आएगा क्या, कोसेक और सेक। ठीक है, यहाँ पे थीटा है, अगर तुमको कोसेक थीटा फाइंड करना है तो कोसेक को तुम बोलते हो 1/sin थीटा। ठीक है, तो अब साइन थीटा क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये उल्टा है। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट टू थीटा, तो अपोजिट टू थीटा इज दिस ए बी एंड हाइपोटेनस इज ऑलवेज दिस वन ए सी। ओके, यहाँ पे ये है हाइपोटेनस। चलिए, तो लिख दीजिए हाइपोटेनस इज ए सी, अपोजिट इज ए बी। तो ये जो भी मेजरमेंट होगा वो आपको लगा देना है, ये हो जाएगा कोसेक थीटा का फॉर्मूला। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्या बच गया अब, यस, सेक थीटा बच गया। ठीक है, तो अब लेते हैं सेक थीटा को। तो सेक थीटा में भी अगेन थीटा यहाँ पे रख दो, ये है आपका हाइपोटेनस, और वहाँ पे जरूरत पड़ेगी एडजेसेंट की। क्यों, क्योंकि सेक थीटा इज 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो cos थीटा क्या था, cos थीटा था ऑपोजिट सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ पे उसी का उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो इस तरह से जाओगे तो हाइपोटेनस इज ए सी, एडजेसेंट इज बी सी, ये है आपका सेक थीटा की वैल्यू। क्लियर है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, आप तीन याद रखोगे ना, साइन, टेन, कोसेक सॉरी कोस थीटा। ठीक है, और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ साइन को ही याद रखना है, उसी के हिसाब से बाकी सारे आते चले जाएंगे और उसी के हिसाब से आपके जो फॉर्मूलेज हैं वो बनते चले जाएंगे।
ओके, सो इस तरह से आपको ट्रिगोनोमेट्रिक जो है वो फॉर्मूलाज काम आएंगे। अच्छा, तो चलिए अभी एक चीज़ आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है, वो ये है कि अगर आप देखोगे तो इन सभी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन जो है वो बन रहा है, ठीक है, इन सभी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। वो रिलेशन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आप नोट कर सके और बाद में हम आगे के टॉपिक को देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा में रिलेशन है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 साइन थीटा, दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। उसी तरह से सेक थीटा और कोस थीटा में रिलेशन है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोस थीटा। उसी तरह से टेन थीटा और कोट थीटा में रिलेशन है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोट थीटा। उसी तरह से टेन थीटा और साइन और कोस में रिलेशन है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल्स टू, क्योंकि कोट थीटा उसका रिवर्स होगा, इनवर्स होगा, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह से ये जो रिलेशंस जो है वो काम करते हैं, ठीक है। ये रिलेशन जो है वो भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे, इसको भी आप अपनी बुक में नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और रिवीजन के पॉइंट पे, जो कौन सा है, जो है आपकी कुछ स्पेशल वैल्यूज। स्पेशल वैल्यूज मतलब क्या है, थीटा थीटा अब तक हम लिख रहे थे, ठीक है। तो थीटा का मतलब क्या होता है, क्या होता है थीटा, थीटा इज नथिंग बट एंगल, ठीक है, कोई भी एंगल जो कि हमको डिग्री में जनरली दिया जाता है, ठीक है। तो थीटा की अलग अलग वैल्यूज लेने पर आपको साइन कोस टेन कोट वगैरह की अलग अलग वैल्यूज जो है वो मिलेगी, ओके। अब ये जो थीटा की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, वो यहाँ पे हमको समझना है। आइए तो ये समझते हैं कि थीटा की वैल्यूज जो है वो क्या हो सकती है। चलिए, तो अभी है हमारे पास यहाँ पे एक टेबल, और ये जो टेबल है उसके ऊपर मैं यहाँ पे दो बार कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा थीटा की वैल्यूज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा जो हमारे पास रेशियो है ट्रिगो फंक्शन है उसकी वैल्यूज यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो चलिए थीटा की जो वैल्यूज है वो सारी की सारी इस तरह से कुछ आएगी। सबसे पहली जो वैल्यू है उसको मैं ले लेता हूँ 0 डिग्री, उसके बाद जो है वो ले लेता हूँ 30 डिग्री, उसके बाद की वैल्यू 45 डिग्री, उसके बाद की वैल्यू 60 डिग्री, और उसके बाद की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह से मैंने 5 वैल्यूज ले ली। यहाँ पे मैंने ले लिया है साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे कोट थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा, और यहाँ पे मैंने ले लिया है सेक थीटा, ठीक है। इस तरह से मैंने अलग अलग वैल्यूज जो है वो ले ली है। अब क्या करना है, इन सभी की रिस्पेक्टिव वैल्यूज मुझे फाइंड करनी है। किस तरह से वैल्यू आएगी वो देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर की ओर आपको जो है वो इस तरह से लिख लेना है। पहले मैं ले रहा हूँ 0, बाद में 1, बाद में 2, 3 एंड 4। सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से सभी को डिवाइड कर दीजिए, और 4 से डिवाइड करने के बाद सभी का आप रूट निकाल लीजिए। सभी को अंडर रूट में लिख दिया है मैंने, ठीक है। पहले मैंने लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, सभी को 4 से डिवाइड और सभी का रूट निकाल लिया। अब क्या करना है, ये जो भी वैल्यू आ रही है उन सभी वैल्यूज को आपको लिखना है साइन के रो में, साइन वाली जो रो है वहां पे लिखना है। तो जैसे कि 0 बाई एनीथिंग इज व्हाट, 0 बाई एनीथिंग इज 0, और 0 का रूट निकालोगे तो वो क्या आएगा 0, तो साइन 0 हो गया 0, ठीक है। अब साइन 30 लेना है, साइन 30 के लिए ऊपर आप देखोगे ये जो वैल्यू है उसका आंसर दो मुझे। इसका आंसर क्या आता है, 1 का रूट होता है 1, और 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, ठीक है, इट इज 1/2। सेम वे यहाँ पे तुम देख सकते हो 45 की जो आंसर है उसके लिए क्या करोगे, 2/4 करोगे तो 1/2 आएगा आंसर, और उसका अगर तुम रूट निकालोगे 1/2 का तो 1 का रूट होता है 1, और 2 का रूट जो है वो नहीं निकाल सकते इसीलिए √2, तो 1/√2 जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरह से 60 के लिए 3 का जो रूट है वो आएगा √3, क्योंकि नहीं निकाल सकते हो। 4 का जो रूट आएगा वो 2, √3/2, और 90 के लिए 4 4 कैंसिल, तो आ जाएगा आंसर 1, और 1 का रूट हो जाएगा 1, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान था ये। तो इस तरह से आपको साइन की रो मिल गई है, और जैसा कि मैंने आपको पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक साइन की वैल्यू पता चल गई तो आप बाकी की सारी वैल्यू पता कर सकते हो, ठीक है।
नॉट ओनली साइन, ट्रिगोनोमेट्री में अगर आपको कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे रखी है तो आप दूसरे की ऑटोमेटिकली ढूंढ सकते हो, ठीक है, ये उनकी स्पेशलिटी है। चलिए, तो अब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 0 तो 0, 30, साइन 30 की वैल्यू आई 1/2, साइन 45 की वैल्यू आई 1/√2, साइन 60 की वैल्यू आई √3/2, साइन 90 की आई 1। अब क्या करना है, अब बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है। अब कोस के लिए इन्हीं वैल्यू को उल्टा लिख दो, ठीक है, उल्टे से शुरू करो, 1√3/2, 1/√2, ठीक है, उसी तरह से 1/2 और 0। क्लियर है? इस तरह से मैंने इनको उल्टा लिख दिया है। ओके, अब tan थीटा की वैल्यू चाहिए, तो tan थीटा के लिए क्या करना है, tan थीटा इज नथिंग बट tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, अभी अभी हमने देखा है, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा करेंगे तो पहले वाले में क्या है, 0/1, 0/एनीथिंग इज 0, ओके। चलिए, बाद में है 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1/2 डिवाइड बाई √3/2, अगर तुम करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा 1/√3, ओके, तो इट इज 1/√3। उसी तरह से यहाँ पे 1/√2 अपन 1/√2 दोनों सेम वैल्यूज हैं, आंसर आएगा 1, आंसर है, ठीक है, 1। उसके बाद 60 के लिए √3/2 डिवाइड बाई 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा, √3। किस तरह से, अगर तुमको चेक करना है तो चेक कर सकते हो, √3/2 डिवाइड बाई 1/2, 2 कैंसिल विच इज √3, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, अब आएगा 1/0, 1/0। चलिए, किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0? जी नहीं, अगर आपका जवाब 0 है तो आप गलत है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करने पर आंसर आता है इन्फिनिटी, ठीक है। और वो जो है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको डैश करके लिख रहे हैं, ठीक है। सो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जो कि मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हो कि क्यों 1/0 की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी या फिर इनडिटर्मिनेट आती है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे डैश लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, इसलिए वो डैश है। चलो, कोट के लिए क्या करोगे, वही प्रोसीजर जो हमने कोस के लिए की थी, ये जो 10 की वैल्यू आई है ना, उसको उल्टे से लिखना शुरू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे डैश √3, 1, 1/√3 एंड 0। चलो, कोसेक के लिए क्या करोगे, कोसेक इज नथिंग बट, कोसेक थीटा इज नथिंग बट 1/sin थीटा, राइट। तो साइन की जो भी वैल्यू है उसको आप क्या करोगे, इन्वर्स करना शुरू कर दो। तो देखो, पहली जो वैल्यू है साइन की 0 है, उसको तुम इन्वर्स करोगे तो 1/0, ओके, क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी विच इज डैश। 1/2 को इन्वर्स करोगे तो 2, 1/√2 को इन्वर्स करोगे तो √2, √3/2 को इन्वर्स करोगे तो 2/√3, और 1 को इन्वर्स करोगे तो 1/1 इज 1। बहुत ही आसान है, ठीक है। और सेक के लिए क्या करोगे, जो कोसेक की वैल्यू आई है उसको उल्टा लिख दो, सो इट इज 1, 2/√3, √2, 2 एंड डैश, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी की सारी 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए साइन, कोस, टैन, कोट, कोसेक और सेक की वैल्यूज जो है वो मिल गई है, ठीक है। ढूंढना क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू, वो थी साइन की वैल्यू। उसके लिए क्या किया आपने, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपने नंबर्स लिखे, उन सभी को 4 से डिवाइड किया, उन सभी का रूट निकाला, आपको साइन की रो मिल गई। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, इस जगह पे आपको ये जो एंगल्स है वो इसी सीक्वेंस में लिखना है, सबसे पहले 0, बाद में 30, बाद में 45, बाद में 60, बाद में 90। क्लियर? ओके, सो इस तरह से ये जो है वो आपकी वैल्यूज यही है, और यहाँ पे इस तरह से हम जो है वो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो भी कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। ओके, इंट्रोडक्टरी है इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं करवा रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। आपको और कोई भी चीज़ों की जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। साथ ही में हमारा ये जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा, और अगर आपका जो रिस्पॉन्स है बहुत ही अच्छा रहता है तो हम उसमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।